नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपकी अपनी कक्षा लेकर संस्कृत की। और भूप सिंह ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10 का संस्कृत का सिलेबस चल रहा है। NCERT, RBSE और CBSE। तो ये पैटर्न पूरा है और हम लगभग जो बुक पोर्शन है उसको पढ़ चुके हैं। आखिरी पाठ आज हमारा है और अन्योक्ति इसके प्रश्न उत्तर हम आज करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आज कुछ आपको परिवर्तन नज़र आ रहा होगा। आज बोर्ड भी चेंज है और जगह भी परिवर्तित है, तो सेटअप करने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगा आज मुझे, तो इसलिए आज की क्लास थोड़ा सा लेट आपको मिल रही है। और ये जगह भी परिवर्तित है, बोर्ड भी है। तो एक बार थोड़ा मुझे बताइए कि इसमें कैसा आपको नज़र आया, कैसा मतलब महसूस हुआ, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है नहीं बोर्ड पे। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो लिख रहे हैं वो बहुत क्लीनली आपको नज़र आ रहा होगा। फिर भी एक बार आप अपना सजेशन ज़रूर दे दें कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो आपको अब ठीक से नज़र आ रहा है या नहीं। तो आज आखिरी क्लास हमारी संस्कृत की है, पाठ्य पुस्तक की है। बाकी इसके बाद में जो है हम आपका व्याकरण पोर्शन आरंभ करेंगे। तो आइए करते हैं शुरू हम आज का हमारा अध्याय 12वां अन्योक्ति है का प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर हम इसके हल करते हैं। निकाल लीजिए आप अपनी पुस्तक और पहला प्रश्न आपका आ जाता है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर आपको लिखना है। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। तो सरोवरस्य, सरोवरस्य, या आप इसको सरसह भी कह सकते हैं। मैं इसको ओब्लिक करके अगर सरसह लिख दूं तो भी गलत नहीं है। सरसह, ठीक है, या सरोवर से, तालाब की जो है, एक राजहंस से तालाब की शोभा होती है। अगला प्रश्न देखें। सरसह तीरे के वसंती, सरसह तीरे के वसंती यानी तालाब के किनारे पर कौन रहते हैं? तो बकाहा यानी बगुले जो है तालाब के किनारे रहते हैं। ठीक है, बकाहा, सरसह तीरे बकाहा वसंती। इसके बाद अगला प्रश्न देख लें। आप लिखते चलिए अपनी कॉपी के अंदर, इसका आंसर जरूर लिखिए। कह पिपासितः म्रियते, कह पिपासितः म्रियते यानी प्यासा कौन मर जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चातकः, चातकः पिपासः म्रियते, चातक जो है प्यासा ही मर जाता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न आपका आ जाता है कि रसाल मुकुलानी, रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, कौन जो है आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं? आम की मंजरियों का आश्रय कौन लेते हैं? तो भ्रमराहा। ठीक है, भ्रमराहा यानी भंवरे, या भृंगाहा भी आप कर सकते हैं, भ्रमराहा या भृंगाहा। तो भ्रमराहा या भृंगाहा आम्र मुकुलानी आश्रयन्ति, आम की जो मंजरियां है उसका आश्रय लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला है चातकः किमर्थम, एक सेकंड में, अच्छा क्वेश्चन आगे चला गया। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे चला गया था मैं। के रसाल मुकुलानी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अम्बोदराः कुत्र सन्ति, अम्बोदराः कुत्र सन्ति यानी बादल, अम्बोदर कहते हैं बादल को, तो बादल कहाँ पर है? गगने, गगने, ठीक है। अम्बोदराः कुत्र सन्ति, तो गगने सन्ति। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। इसको उतार लीजिए। उसके बाद में हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं।
ये वापस हमको पुराने पैटर्न पे ही आना पड़ा, जो एक चौक और चार्ट वाला जो पैटर्न चला करता था उसी पे हमको आना पड़ा है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। संस्कृत भाषा में लिखना है, यानी कि पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। सरसः शोभा केन भवति, सरसः शोभा केन भवति, तो सरसः शोभा केन भवति, राजहंसेन। राजहंसेन, आपको पूरे वाक्य में आंसर देना है, सरसः शोभा राजहंसेन भवति। ठीक है, तो सरसः शोभा राजहंसेन भवति। दूसरा प्रश्न आपका, चातकः किमर्थम मानी कथयते। चातक जो है किस लिए अभिमानी या स्वाभिमानी कहा जाता है चातक को, तो बताइए चातक को किस प्रकार से स्वाभिमानी कहा जाता है। पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम, ये आंसर आ जाएगा आपका। पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम, यानी पिपासितो वा म्रियते, पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। पुरंदर कहते हैं इंद्र को, यानी चातक जो होता है वो प्यासा ही मर जाएगा, लेकिन वो केवल इंद्र से याचना करता है, इंद्र से ही पानी मांगता है, बाकी किसी से वो पानी नहीं मांगता, अन्य किसी से वो याचना नहीं करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी चातकः पिपासितो वा म्रियते, या आपको इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, चातकः मानी कथयते यत्, चातकः मानी कथयते यत् पिपासितो वा म्रियते याचिते वा पुरंदरम, ये आपको पूरा आंसर लिख देना है। ठीक है, आगे है, मीनः कदा दीनां गतिम प्राप्त्यन्ति। मीना, मीन कहते हैं मछली को, मछली कब जो है दीन गति को प्राप्त करती है। यदा संकोचम, यदा संकोच मंच संकोचम, यदा संकोच मंचति सरोवर सरस्तवई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यदा संकोचम मंचति सरस्तवई। ठीक है, मैं लिख देता हूं, यदा संकोचम संकोच मंचति, यदा संकोच मंचति। हाँ ठीक है भैया। चलिए, तो सरस्तवई। ठीक है, सरस्तवई, सरस्तवई, यानी जिस समय तालाब जो होता है, तालाब जो है उस वो अपना जल सुखा लेता है या संकुचित होने लगता है, जब वो सिकुड़ने लगता है तालाब, जब वो सूखने लगता है, तब जो है मछली की जो है दीन अवस्था होती है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखिए दूसरे का, कानी पूरयित्वा जलदः, कानी पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, यानी किसको भरकर जो बादल हैं वो खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, नाना नदी नद शतानी, नाना नदी नद शतानी, ये इसका आंसर आपका, यानी नाना नदी नद शतानी कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की नदियां और नालों को भरने के बाद में जो बादल हैं वो क्या हो जाते हैं, रिक्त
हो जाते हैं। तो नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, ये आप पूरा आंसर लिखेंगे। वृष्टिभिः वसुधां के आद्रियन्ति, वृष्टिभिः वसुधां के आद्रियन्ति यानी वर्षा से पृथ्वी को कौन भिगोते हैं? तो अम्बुदः। अम्बुदाह यानी बादल, अम्बुद कहते हैं बादल को। तो वृष्टिभिः वसुधाम अम्बुदः आद्रियन्ति, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु उद्धरण चिन्ह अंकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अब आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो ये देख लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। आज क्या बोर्ड नया है और जगह भी नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे भी एडजस्ट होने में समय लग रहा है, क्योंकि जमी जमाई जब जगह होती है जहाँ पे क्लास ली जाती है तो वहाँ पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जगह भी नहीं है, थोड़ा सा बाहर शोरगुल भी हो रहा है। तो पता नहीं आपके इसमें आवाज़ आ रही नहीं आ रही, लेकिन बाहर शोरगुल है तो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस इसके जरूर हो रहा है। तो देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न निर्माण करने वाला क्वेश्चन है आपका, मालाकारः तोयैः, मालाकारः तोयैः तरोः पुष्टिं करोति। तो तरोयैः जो है आपका इसमें लिखा हुआ है, इसको आपको अंडरलाइन किया है, तो इसकी जगह पे आपका हो जाएगा कई, क पे दो मात्रा और विसर्ग आपका आ जाएगा कई। ठीक है बेटा। चलिए अगला आपका आ जाता है, भृंगः रसाल मुकुलानी, भृंगः रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते। भंवरे जो है आम की मंजरियों का जो है आश्रय लेते हैं। तो मुकुलानी इसकी जगह आपका हो जाएगा कानी, कानी। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, मैं केवल ये जो आंसर आपका आएगा वो उसको ही लिख रहा हूँ। आप पूरा आंसर लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये नहीं, आप लिखेंगे भृंगः कानी समाश्रयन्ति, भंवरे किसका आश्रय लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पतंगः अंबरपथम आपे तीरे, यानी पक्षी जो है अंबरपथम, पक्षी जो है अंबर में जो है विचरण कर रहे हैं। तो पतंगाहा, पतंगाहा जो है इसको बहुवचन है, तो के हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्वेश्चन आप बना देंगे इसका, यानी के अंबर पथम आपत्तिरे, और क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है, जलदः नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा रिक्तो अस्ति, यानी बादल जो है विभिन्न प्रकार के नदी और नालों को भर के रिक्त हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो जलदः, तो जलदः एक वचन शब्द है, आप लगा देंगे कह, कौन रिक्त हो जाते हैं। ठीक है, और पूरा आंसर आपको लिखना है, यानी कह नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा रिक्तो अस्ति। अगला प्रश्न है, चातकः वने वसति, चातक जो है वन में रहता है। तो चातक कहाँ पे रहता है, तो उसकी जगह पे आ जाएगा कहाँ की जगह कुत्र, चातकः कुत्र वसति, ये आप इसका लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि चौथा क्वेश्चन आपका जो है भावार्थ से संबंधित है। आपको भावार्थ लिखने श्लोक के हम पढ़ चुके हैं, और पांचवा क्वेश्चन जो है आपका अन्वय से संबंधित है, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। आप उसको अच्छे से देख लें
और अन्वय को जरूर याद कर लें अच्छे से, ठीक है। अन्वय अगर याद हो जाएगा तो आप आराम से उन चीजों को कर पाएंगे, और अन्वय आपका जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर आता भी है, तो अच्छे से आप अन्वय को समझ लें। हम सीधा छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। छठा क्वेश्चन देखिए आप अपना। छठा क्वेश्चन है, निर्देश के अनुसार हमको संधि करनी है। जैसे पहला इसमें दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पर यथा दिया हुआ है इसमें, अन्य प्लस उक्त बराबर अन्योक्तयः। तो अब इसमें पहला है आपका निपितान्यम्बुनि, तो इसका संधि विच्छेद हमको करके लिखना है। तो संधि विच्छेद करके कैसे लिखेंगे, निपितानि प्लस अंबुनि, निपितानि प्लस अंबुनि, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। इसके बाद में अगला आपका आता है, दूसरा आता है कृतोपकारः। कृतोपकारः का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो कृतः प्लस उपकारः, कृतः प्लस उपकारः बराबर कृतोपकारः, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका आ जाता है, तपनोष्ण तप्तम। तपनोष्ण तप्तम, तो तपनः प्लस उष्ण तप्तम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका तपतः प्लस उष्ण तप्तम। तपतः प्लस उष्ण तप्तम, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है आपका तव प्लस उत्तमा। तव प्लस उत्तमा, इसका आपको संधि करके लिखना है। नहीं, ये संधि विच्छेद ऑलरेडी है, तोड़ के दिया हुआ इस अक्षर को आपको जोड़ के लिखना है। तो क्या बन जाएगा आपका तवोत्तमा। तवोत्तमा, ठीक है। तव प्लस उत्तमा बराबर तवोत्तमा। अगला देखते हैं, न प्लस एतादृशः। न प्लस एतादृशः, तो इसका बन जाएगा नेतादृशः। नेता दृशः, नेतादृशः, ये इसका आपका संधि बन जाएगा। अगला इसके बाद उदाहरण दिया है पिपासितः प्लस अपि, तो पिपासितः प्लस अपि बराबर पिपासितो अपि। तो इस तरीके से आपको जो है और बनाने हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। ये संधि विच्छेद वाले आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत काम की हैं और विशेष रूप से बोर्ड एग्जाम्स में तो बहुत खासकर पूछी जाती हैं। तो अगले प्रकार के हम जो है उदाहरण देख लेते हैं। देखिए पहला है इसमें आपका कोअपि। कोअपि को आप बनाएंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क विसर्ग लगाना है प्लस अपि, कह प्लस अपि बराबर कोअपि, ठीक है बेटा। अगला है इसके बाद में आपका रिक्तो असि। रिक्तो असि का संधि विच्छेद होगा रिक्तः
प्लस असी, रिक्त प्लस असी बराबर रिक्तो असी। तो ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा इसमें। अगला है आपका मीन अयम, मीन अयम, मीन अयम। तो इसका संधि कैसे बनेगा? मीनोयम, अवग्रह लग जाएगा इसमें, ठीक है, मीनोयम। चलिए आगे अगला देखिए, सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि का क्या होगा? सर्वोपि, सर्वोपि, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। इसके बाद में देखिए अगला उदाहरण है आपका, जैसे सरसः प्लस भवेत बराबर सरसो भवेत। तो इस प्रकार के उदाहरण हम देखते हैं संधि विच्छेद के। देखिए अगले उदाहरण हम देख लेते हैं। सरसः प्लस भवेत बराबर सरसो भवेत। तो इसमें पहला आ जाता है आपका खगः प्लस मानी, खगः प्लस मानी, इसका बन जाएगा आपका खगो मानी, खगो मानी, ठीक है बेटा, खगः प्लस मानी बराबर खगो मानी। अगला देखें, मीनोनु, ठीक है, तो मीनः प्लस नु, मीनः प्लस नु, ठीक है बेटा। अगला देखिए, पिपासितः वा, पिपासितः वा, तो पिपासितो वा, पिपासितो वा, पिपासितो वा, इसका संधि हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका इसी का अगला उदाहरण देख लेते हैं। पुरतो मा, पुरतो मा, तो इसका बन जाएगा पुरतः प्लस मा, पूर्तः प्लस मा। तो ये आपका इस प्रकार के संधि होती हैं। अगला आखिरी एक भेद और दिया है, उसके भी हम देख लेते हैं। एक बार आप इसको अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। अगला जैसे मुनि प्लस अपि बराबर मुनेर अपि, तो इस प्रकार के उदाहरण हम देखते हैं। मुनि प्लस अपि बराबर मुनेर अपि। पास में कोई फंक्शन है तो मेरे ख्याल से आपको डिस्टरबेंस जरूर आ रहा होगा, तो थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ा करके देख लीजिए, क्योंकि मेरे तक डिस्टरबेंस आ रहा है तो आप तक तो जा ही रहा होगा। हालांकि ये माइक थोड़ा सा ऐसा है कि वो डिस्टरबेंस को थोड़ा रोकता है, तो शायद इसकी वजह से अगर आपको डिस्टरबेंस कम आ रहा होगा तो अच्छी बात है। बाकी डिस्टरबेंस तो पूरा है, लेकिन कोशिश करते हैं हम इसको मैनेज करने की। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रकार के उदाहरण संधि वाले। देखिए पहला आपका आ जाता है आप इसमें तो यही प्लस अल्पई, तो यही अल्पई, तो यही अल्पई, तो यही अल्पई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए इसी का,
अल्परपि, अल्परपि, तो अल्पः प्लस अपि, अल्पः प्लस अपि। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद में देखते हैं। तरोह प्लस अपि, तरोह प्लस अपि बराबर तरोरपि, तरोरपि। ठीक है, तरोरपि। अगला है वृष्टिभिराद्रियन्ति, तो वृष्टिभिः प्लस आद्रियन्ति, वृष्टिभिः प्लस आद्रियन्ति, वृष्टिभिः प्लस आद्रियन्ति। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका समास कस्य से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे उदाहरण के अनुसार आपको बताना है पीतम च तत्, पीतम च तत् पंकजम। ठीक है, पीतम च तत् पंकजम यानी कमल। इस तरीके के उदाहरण आपको बताने हैं। मैं मिटा दूं इसको एक बार, फिर अपन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है अपना, समास से संबंधित प्रश्न है और आपको समास विग्रह है तो वो बताने हैं। समस्त पद बना करके लिखना है आपको। पहला है राजा च असौ हंसः, राजा च असौ हंसः यानी राजा का जो हंस है, राजा का है जो हंस यानी राजहंसः। क्या लिखेंगे हम इसका, राजहंसः। ठीक है बेटा, राजहंसः। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका दूसरा, भीम भीमः च असौ भानु, भीमः च असौ भानु, भीम भानु। क्या बन जाएगा इसका सामासिक पद, भीम भानु, भीम भानु। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आपका आ जाता है अंबरम एव पंथः, अंबरम एव पंथः, तो अंबर पंथः। क्या बनेगा इसका, अंबर पंथः, अंबर पंथः। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद में उत्तमा च इयं श्रीः, उत्तमा च इयं श्रीः, उत्तमा श्रीः। क्या बन जाएगा इसका, उत्तमा श्रीः, उत्तमा श्रीः। ठीक है, उत्तमा च इयं श्रीः बराबर उत्तमा श्रीः। और लास्ट आपका आ जाता है सावधानम च तत् मनः, तेन, सावधानम च तत् मनः, तो सावधान मनसा। क्या बन जाएगा इसका, सावधान मनसा, सावधान मनसा। तो ये आपके जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं बेटा। और हमारा जो बुक पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है आपका। संस्कृत का जो पाठ्य पुस्तक है सेमुशी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके 12 अध्याय हैं और सत्र 2023-24 के अंदर आपके केवल 10 अध्याय दिए हैं। तीसरा और 11वां अध्याय बोर्ड ने हटा दिया है, 30% जो कोर्स कम किया है उसके तहत में। आपको 10 ही अध्याय पढ़ने, तो आपके
पूरा कोर्स मैं करवा चुका हूँ पाठ्य पुस्तक का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी, बेहतर होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो अब कल से हमारा क्या टारगेट रहेगा, बोर्ड भी हमने चेंज कर लिया है। कल से हम व्याकरण का पोर्शन शुरू करेंगे और व्याकरण में कौन सा टॉपिक उठाएंगे तो वो मैं कल ही बताऊंगा आपको। बाकी आप अच्छे से प्रिपेयर होकर के आए, व्याकरण को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि व्याकरण से संबंधित अच्छा खासा पोर्शन आपका बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आता है और लगभग 25% इसका वेटेज होता है। तो 25% कोई बहुत कम नहीं होता, लगभग 20-21% के आसपास इसका वेटेज है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो पाठ्य पुस्तक हमने पढ़ी है इसके अंदर एक तो आप ये करिए कि जितने भी श्लोक वाले चैप्टर हैं, ठीक है, उन सभी श्लोक वाले चैप्टर्स को आप पहले तो उन श्लोकों को याद करिए, क्योंकि श्लोक आपको कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 5 या 6 श्लोक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो क्यों होने चाहिए मैं बाद में बताऊंगा। 5-6 ही क्यों होने चाहिए, उससे कम क्यों नहीं, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। 5-6 इसलिए कि बोर्ड के अंदर जो है आपको 2 श्लोक एग्जाम में देगा कि भैया आप इनका अन्वय लिखें या आप इनका भावार्थ लिखें हिंदी में। ठीक है, जब 2 श्लोक उसके अंदर मिल गए तो आपके पास बचे कितने, आपने 5 याद किए, 3 बचे। तो उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हों। बात समझ में आ रही है आपको? इस प्रश्न पत्र में जो नहीं आए हैं वो आपको 2 श्लोक लिखने को कहेगा। तो जब आपने मान लीजिए 2 ही श्लोक याद करे और किस्मत की फूटी ऐसी है कि वो दोनों ही श्लोक उसके अंदर आ गए पेपर में और उन्होंने कहा कि इसका भावार्थ लिखिए, आपने लिख दिया, तो बाद में जो श्लोक लिखने का प्रश्न है तो आप तो गई, भैंस पानी में चली गई, क्योंकि उसके बाद हमने श्लोक याद ही नहीं किए 2 के अलावा। तो कम से कम भी आपको 5 श्लोक तो याद होने चाहिए, जैसे कि 2 श्लोक अगर आपके उसके अंदर आ भी गए और जिसका भावार्थ और अन्वय आपने लिख दिया, बाकी के 2 या 3 श्लोक जो बचते हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का 1 श्लोक आएगा लिखने के लिए, तो कम से कम ये 2 नंबर आपके सेपरेट हो जाएंगे 5 श्लोक याद करने से। इसके अलावा अनुवाद जो लिखेंगे भावार्थ तो वो भी आपका 2 नंबर का आता है। तो ऐसे करके 5-6 नंबर आप श्लोक से जो है आप अपना पक्का कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो कहानियां हैं बुक के अंदर, ये ध्यान रखिए जितने भी स्टोरीज हैं, कहानी है, मेरे ख्याल से 3 कहानियां आपके पाठ्य पुस्तक में है। एक तो वो बुद्धि बलवती सदा वाला है आपका, और एक आपका वो क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, आप देख लीजिए। कुल मिलाकर के 3 कहानियां हैं, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, तो उन तीनों कहानियों को आप अच्छे से उसका हिंदी भावार्थ पढ़ करके जाएं, पढ़ करके नहीं याद कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अभी आपने जो मैंने ग्रुप में अभी मॉडल पेपर डाले हैं ग्रुप में, आपने अगर किसी ने देखा है गहराई से तो उसमें ये प्रश्न दिया हुआ है कि फला फला कहानी, एक हाँ वो आपका विचित्र साक्षी वाली वो भी कहानी है। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है कि विचित्र साक्षी कथा का सारांश अपने शब्दों में हिंदी में लिखिए। तो जब आपको हिंदी में उसका भावार्थ, उसका सारांश याद होगा तभी ना आप लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो कहानियों का सारांश आप अच्छे से हिंदी में उनका भावार्थ याद कर लीजिए, प्लस श्लोक के जितने भी श्लोक है उन सभी के हिंदी में भावार्थ प्रसंग सहित, क्योंकि प्रसंग पूछता है। मान लीजिए कोई श्लोक दे दिया आपको उसने, 12वें पाठ का ही श्लोक दे दीजिए, मान लीजिए एकेन राजहंसेन, ठीक है, सरसो वा शोभा भवित, ये श्लोक आपको दे दिया, कहा कि इसका आप भावार्थ लिखिए, सप्रसंग भावार्थ लिखिए। तो आप प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रसंग लिखने का एक तरीका बता रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की सैमोशी, ठीक है, सैमोशी के 12वें अध्याय अन्योक्ति से उद्धृत है। ठीक है, और उस पाठ के अगर ग्रंथ या सोर्स का पता है तो वो भी आप उसमें लिख दीजिए। हालांकि इस पाठ का ग्रंथ सोर्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है इसलिए हम इसमें नहीं लिखेंगे, लेकिन किसी पाठ में ग्रंथ या सोर्स उपलब्ध है कि ये कौन से ग्रंथ से लिया है तो वो भी प्रसंग में आप लिखें कि प्रस्तुत पद्यांश जो है उस ग्रंथ से संकलित है। उसके बाद अपना भावार्थ लिखना शुरू करें कि इस पद्यांश में जो है कहा गया है कि एक जो राजहंस है वो तालाब की शोभा होता है, जबकि हजारों बगुलों से तालाब की शोभा नहीं होती है। इस तरीके से अपना जो भाव विस्तार है आप उसका कर सकते हैं। खैर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इस विषय पे एक दिन सेपरेट क्लास लूंगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से आपको एग्जाम्स में लिखना है, पेपर में लिखना है, उसकी एक जब हमारी
व्याकरण भी कंप्लीट हो जाएगी। कोर्स हम जब कंप्लीट कर चुके होंगे तो इसकी एक सेपरेट अलग से आपकी क्लास 10 मिनट की लूँगा, ताकि आपको उसका अनुभव हो जाए किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशंस करनी है कि कौन सा रोड मैप आपको लेके चलना है। तो बहरहाल तमाम शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे फिलहाल लेता हूँ इजाज़त। अगली क्लास में, व्याकरण वाली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, धन्यवाद।